and I hope you're having a good time today at the inauguration of the Mumbai edition of the Sunday Guardian. And we all welcome you here with to showcase the spirit of Mumbai, that we are here to put it up before you. And the first panel that we are starting with, we have got the Dabbawalas. Now, if we talk about Mumbai, about the vintage Bombay, the first thing that comes to our mind, the first thing is the Dabbawalas. And we have got 5 of them with us here. And also, if I talk about them, there's a small shairi for them. मुंबई की धरोहर डब्बे वालों की कहानी, हर दिन लेकर आते हैं ये वो खुशी की निशानी. डब्बाज में समाया प्यार और मीठी मुस्कान, मुंबई की जुबान हर किस्से में है बस एक ही दास्तान. ऐसी ही प्यारी कहानी है हमारे मुंबई के डब्बा वालों की, और जो हमारे साथ इस समय मौजूद है. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. और साथ ही मैं एक बार फिर पढ़ देती हूँ सभी के नाम. उल्हास मूके जी हैं हमारे साथ, जो प्रेसिडेंट हैं डब्बा वालास एसोसिएशन के. विनोद शेटे जी हमारे साथ मौजूद हैं. चिंतामन बच्चे जी हैं, सबाजी मेजगे हैं और लक्ष्मण टकवे हैं. तो अब हम हमारा जो पैनल डिस्कशन है वो शुरू करने वाले हैं. इनसे जानने और समझने वाले हैं कि आखिर ये जिस तरीके से इतने एफर्टलेसली हर सुबह 5,000 डब्बा वालास पूरे मुंबई में हैं और ये 20,000 से ज़्यादा लोगों को हर दिन घर का पौष्टिक खाना पहुंचाते हैं. उल्हास मूके जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, बहुत स्वागत है आपका. सबसे पहले बताइए कि जो डब्बा वालास का इस मोमेंट पे, इस समय अगर हम देखें तो ये नीड कहा जाता है, स्पिरिट कहा जाता है मुंबई के उस वर्किंग क्लास के लिए. तो आप लोग नंबर्स में कितने हैं? मैं देख रही हूँ हर दिन ये बढ़ते ही जाते हैं, कई लोग जुड़ना चाहते हैं. तो ओवरऑल मुंबई के डब्बा वालास के बारे में कुछ बताइए सर. प्रथमतः सर्वांचं आम्ही मुंबई डब्बा संघटनेच्या वतीनं ऋण व्यक्त करतो की आम्हाला या व्यासपीठावरती येऊन जे बोलण्याची संधी दिली. आणि मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि डब्बा वालों के लिए इस स्टेज पे बुला के जो स्टेज पे जो सम्मान दिया है सबके सामने बोलने का, और पूरी संगठन की तरफ से जैसा कि मैडम ने जैसा पूछा कि डब्बे वाले कितने काम करते थे, कितना कस्टमर था. कोविड के पहले कम से कम 5,000 के ऊपर डब्बे वाले काम करते थे और रोज़ाना 2 लाख कस्टमर का डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता था. अभी कोविड के बाद कम से कम 50 से 60 हज़ार का कस्टमर बेस चालू है. और कोविड के बाद जब भी हम लोगों ने कोविड में भी काम चालू था, लेकिन कोविड से जब भी स्टार्ट किया है 100 लोगों के साथ स्टार्ट किया. अभी तक कम से कम 1,500 लोग अभी तक ज्वाइन हो गए. लेकिन बाकी लोग जो हमारे दूसरी जगह पे जो काम करें उनको भी हम लोग इस सर्विस में लाने की कोशिश करें. और उसके लिए हम लोग अलग तरीके से, मतलब जैसा कि डब्बा वाला लॉजिस्टिक 133 साल से काम करते आ रहा है, उसी सर्विस को अलग तरीके से लाने की हम लोग कोशिश करें. और जो हमारे बिछड़े हुए जो हमारे कामगार हैं उनको इस सर्विस से, उनके अलावा और भी लोगों को इस सर्विस में लेके हम लोग कोशिश करें. बिल्कुल. देखिए, जैसा कि आपने बताया कि 40 से 50 हज़ार लोगों को जो है रोज़ डब्बे पहुंचाने का ये काम करते हैं, और दिन ब दिन जो इनका कस्टमर बेस है वो और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है. कुछ और डब्बे वाले हैं, इनसे जानते हैं. मैं बात करना चाहूँगी विनोद शेटे जी से. सर, आप बताइए कि डब्बा वालास का काम जो है, उन्हें उनकी पंक्चुअलिटी के लिए जाना जाता है. अगर आपका लंच का समय 1:30 बजे है तो आपको 1:30 बजे आपका टिफ़िन आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में मिल जाएगा. इनकी इतनी पंक्चुअलिटी जो है डब्बे वालास की होती है. तो विनोद जी बताइए कि जब आप ये डब्बे पहुंचाते हैं तो किन सिद्धांतों पर, किन मूल्यों के साथ, यानी इतनी पंक्चुअलिटी के साथ जो आप लोग फंक्शन करते हैं, अपने रूटीन के बारे में बताइए. लोगों को बताइए किन सिद्धांतों पर, किन मूल्यों के साथ जो है आप काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं. हमारे में कोई भी डब्बा वाला, मतलब हम ही सब कमेटी मेंबर है. हम लोग कमेटी मेंबर रह के भी हम लोग खुद काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग कमेटी मेंबर है उसके से काम नहीं करते. हम लोग भी एक खुद वर्कर करके काम करते हैं. मैं मुलुंड स्टेशन से काम करता हूँ. मुलुंड स्टेशन पे मैं 8 बजे डब्बा के लिए शुरुआत करता हूँ, डब्बे के लिए. वहाँ से डब्बा जमा करके मेरे साथ 8 आदमी लोग काम करते हैं. वो सब में एक गट्टा होकर मुलुंड स्टेशन पे जमा होते हैं. उसके बाद हम लोग दादर स्टेशन पे आने के बाद सब डब्बा वाला हमारे है सेंट्रल लाइन के और हार्बर लाइन के, सब दादर स्टेशन पे हम लोग जमा होते हैं. उसके बाद हमारा सब टिफिन डिस्ट्रीब्यूट होता है मुंबई में पूरा, बोरोली तक, दादर से अंधेरी तक जाता है, चर्चा गेट जाता है, और CST जाता है, यहाँ से वाशी तलक जाता है, पनवेल तलक जाता है.
ऐसा हमारा सब टिफिन का डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी आप लोग कमिटी मेंबर में हैं और अक्सर लोग जो हैं वो कमिटी में जाने के बाद शायद काम ना करें या फिर वो बस लीडरशिप जो है उसके साथ दूसरों को गाइड करें, लेकिन आप लोग भी जो है काम करते हैं और डब्बे पहुंचाते हैं। हम लोग खुद लीडर रह के भी हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे कस्टमर को भगवान के जगह पे देखते हैं और हमारा काम ही हमारा सर्वस्व है। और 1:30 के अंदर हम लोग सब कस्टमर को टिफिन पहुंचा दें। बिल्कुल, देखिए कस्टमर ही भगवान है और भगवान को रोज जो है भोग लगाना कहा जा सकता है, रोज डब्बे पहुंचाना। ये एक तरफ तो ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पुण्य ये कमा रहे हैं उसका तो हालांकि उसका कोई आंकड़ा नहीं कहा जा सकता। लक्ष्मणत जी, आपसे बात करना चाहूंगी। आप बताइए कि आप कितने सालों से डब्बे वाले के तौर पर काम कर रहे हैं और इसी के साथ कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आपको भी, उस बारे में बताइए। लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा है लोग सालों जो है इस आपके फील्ड में काट देते हैं। कई लोग 30 साल से 40 साल से डब्बा पहुंचा रहे, कई बुजुर्ग आज भी उसी ट्रेन में चढ़कर वो डब्बा पहुंचाते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही है, आप कब से डब्बे वाले के तौर पर काम कर रहे हैं सर? मैं 26 साल से ये डब्बे का काम कर रहा हूँ। मैं BA पढ़ा हूँ मैम, लेकिन कुछ दिक्कत के वजह से मैं ये लाइन पे आया, लेकिन बहुत अच्छा हो गया। इधर लोगों की सेवा करने का काम मिल रहा है। मैं रहता है अंबरनाथ, सुबह 6:30 बजे गाड़ी पकड़ के बांडुप आता है, वहाँ से मेरा काम चालू होता है। 10 बजे तक सब डब्बा इकट्ठा करके हम लोग दादर आ जाते हैं। फिर वहाँ से सब जगह वो मेरा जो डब्बा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमारे जो गट रहता है वो गट के हिसाब से हम लोगों का काम चलता है। और मेरे को 26 साल हो गए ये धंधे ये काम करते हुए। आप 26 साल से लोगों को डब्बा पहुंचा रहे हैं, तो कुछ ऐसी यादें या कुछ एक ऐसी कहानी आप साझा करना चाहेंगे कि जो शायद किसी ने इमेजिन ना की हो? यानी आप एक दिन डब्बा पहुंचाने गए और कुछ ऐसा आपके साथ कहा जाए, कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ मेमोरीज आप बताना चाहेंगे लोगों को? 2005 में जब बम्बई में भारी बारिश के वजह से 4 दिन ट्रेन रुकी थी, हम लोग डब्बे के साथ 4 दिन CST रेलवे स्टेशन पर डब्बा संभाल के बैठे हुए थे। ये मेरे जीवन का बहुत अनमोल क्षण है कि हमारा जो डब्बा है वो जब भी कस्टमर को पहुंचाए तभी हम लोग घर पहुंचे, 5वें दिन घर पहुंचे। यानी डब्बा पहुंचाने के बाद ही ये लोग अपने घर पहुंचे और जब तक डब्बा अपने कस्टमर को ना जाए ये लोग ऑफ ड्यूटी नहीं होते। एंड इसी स्पिरिट को हम सलाम करते हैं और इसी स्पिरिट को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हम इस मंच पर आप लोग को आमंत्रित किए हैं, आपसे बात करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि मुंबई में क्या कुछ खास है। मुंबई में ऐसे कई सारी स्पिरिट है, लेकिन डब्बे वालों की स्पिरिट सबसे अलग होती है, जिसे मैं खुद पर्सनली भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब मैं बात करना चाहूँगी चिंतामन जी से। चिंतामन जी, आप बताइए सर कि आप भी काफ़ी बुजुर्ग हैं, आप काफ़ी सालों से एसोसिएटेड भी है, मैंने उल्लास जी से पूछा जब, तो ओवरऑल जो प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए रोज़ डब्बा पहुंचाना, रोज़ सही जगह पर सही कस्टमर को डब्बा मिल रहा है या नहीं ये इंश्योर करना, ये आप कैसे करते हैं? जो पूरी प्रक्रिया एक बार ज़रा आप हमारे दर्शकों को जो हमसे TV पर भी जुड़े हुए हैं और साथ ही जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको ज़रा बताइए इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। हम डब्बा मेरा वाइंदर में कलेक्ट करता है और वो पहुँचने के बाद 11 बजे 11:30 बजे हर स्टेशन में डब्बा सप्लाई होता है। और उसके बाद जो हर बम्बई में वो अंधेरी हो कि वह नरमन पॉइंट हो, 12:30 से 1:45 बजे सब कस्टमर को टिफ़िन मिलना ही मिलना है। उसके बाद टिफ़िन देने के बाद जब भी पूरा हमारे कस्टमर को डब्बा देने के बाद हम खाना खाते हैं। उसके पहला हमको अलवट नहीं है खाना खाने के लिए, पहला कस्टमर को देखता है, फिर बाद में इसके बाद हम खाना खा रहा है। खाना खाने के बाद जो डब्बा दिया है वो वापस स्टेशन में 2:30-3 बजे लाता है। जो आदमी का डब्बा है उसको 4 बजे घर पे पहुंचाने का, फिर घर पे जाने का। तो बिल्कुल देखिए, जब तक कस्टमर खाना ना खा ले तब तक ये लोग खुद अपना लंच जो है वो नहीं करते। और ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि कस्टमर्स हमारे लिए भगवान हैं
और जब तक भगवान को ये भोग ना लगा दे तब तक ये लोग खुद जो है अपना भोजन या अपना लंच नहीं करते। उल्हास जी, आपसे जानना चाहेंगे अब, आप प्रेसिडेंट हैं, आप इस पूरे एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं और किंग चार्ल्स के कोरोनेशन सेरेमनी में मुंबई के डब्बावालास को आमंत्रित किया गया था। ना सिर्फ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने भारत का नाम गौरवान्वित किया था, ऐसा हम और आप हर एक भारतीय समझता होगा और मानता होगा। तो उल्हास मुके जी, उस बारे में बताइए कि वो कैसा क्षण था, इनविटेशन आना, पूरी तैयारियां करना, उस बारे में बताइए। और मैंने सुना है सोपन काका भी उस कोरोनेशन सेरेमनी में गए थे इंग्लैंड। 133 साल से डब्बावालों की जो कामकाज है, क्योंकि जो घर का खाना बना हुआ है, किसकी माँ बहन या वाइफ का, वही खाना उनका बना हुआ उनके ऑफिस तक पहुंचाने का काम 133 साल से करते आ रहा है। लेकिन 2004 तक आज तक मतलब अपना मतलब कैसे कि बड़ी छोटा मुँह बड़ी बात कि 2004 तक डब्बेवाला कम से कम 100 साल के ऊपर काम करते आ रहा था, लेकिन आज तक किसने देखा नहीं था। लेकिन जब भी प्रिंस चार्ज 2004 में डब्बेवाले का सिस्टम कैसा वो देखने के लिए आया, उसके बाद ही डब्बेवाले का नाम पूरे भारत में या भारत के बाहर जाना गया। उसके बाद आज तक हर दिन चर्च के स्टेशन पे फॉरेनर या टूरिस्ट आके डब्बेवालों का क्या क्या कामकाज है वो देखने लगा। उसके बाद यहाँ के मिनिस्टर या जो भी ये उनको मालूम गिरा कि डब्बेवाला कामकाज क्या है, मतलब वो कैसा के स्टडी करता है, कैसा के। हमारे इसमें कम से कम 70 से 80% जो है अनपढ़ लोग है। कोड सिस्टम हमारा चलता है, एक डब्बा कम से कम 3 से 4 आदमी के हाथ से जाता है, जो घर से निकलता है, घर से पिकअप करता है, उसके बाद सेकंड आदमी स्टेशन पे लेके जाता है, उसके बाद आगे भी कोड पड़ता है, उसके उधर एक आदमी है, उसके बाद ही अलग में 3 से 4 आदमी के पास। लेकिन एक डब्बा उसी आदमी के पास जिनके घर से लेके आया, उनके घर के पास, उनके ऑफिस के पास, वो तीसरे या चौथे आदमी के पास से 100% उसके पास जाता है। कोई भी आज तक 133 साल हो गए, आज तक डब्बावालों की हिस्ट्री है कि कोई भी आदमी ने डब्बा खोल के या किसी देखा नहीं, इसलिए डब्बावाला आज तक इतने साल से चलते आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जो विश्वास की बात आती है यहाँ पर कि कस्टमर्स जो डब्बावालास की सर्विस से पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं और वो आज भी भरोसा करते हैं कि पूरे उसी प्रकार प्योर खाना जो है उन तक पहुँचेगा। उसी के कारण जब भी 2004 में प्रिंस चार्ज जब भी इंडिया में डब्बेवाला क्या काम करे वो देखने के लिए आए थे। उन्होंने जब भी अभी प्रिंस चार्ज, हम लोगों को मालूम नहीं प्रिंस चार्ज एक आदमी है 2 आदमी है। जब भी हमारे ऑफिस में इनविटेशन आया था, प्रिंस चार्ज आपका काम देखने के लिए आ रहे, तभी मेरे से पहले, अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे से पहले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उनको जानकारी दी कि हम लोग हमारा कस्टमर ही भगवान मानते हैं, तो आपको मिलने का रहेगा, आपके जो भी आदमी है उनको हमारे स्टेशन पे आना पड़ेगा। अभी उस देश का वो प्रिंस है, लेकिन हमारे इसमें हमारा कस्टमर ही प्रिंस है, तो उनको बुलाने के लिए जो टाइम दिया है वो हमारे जो काम करते हैं, हमारा 11:30 से 12 बजे तक का जो चर्चिकन पॉइंट का है, उधर 15 मिनट या 35 मिनट का ही टाइम दिया था हम लोगों ने। और उसी पॉइंट पे वो देखने के लिए आए थे चर्चिका स्टेशन पे, वहाँ पे उनका ये हो गया। उसके बाद 2008 में जब भी शादी हो गई उनकी, उसमें उन्होंने न्योता दिया था डब्बेवाले के लिए, डब्बेवाले ने इंडिया के इसमें 3 लोगों को आमंत्रित किया था। मतलब अलग अलग देश में बहुत मेरे लोग 160 या कुछ 57 लोग आए थे, उसमें इंडिया से 3 लोग गए थे। उसमें 2 डब्बावाला थे जो हमारे एक ट्रस्ट है और एक एसोसिएशन है, वो 2 ट्रस्ट और एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो गए थे, और जयपुर की महारानी वो गई थी उनके साथ में। तो उसी कारण इंडिया से 3 लोगों को आमंत्रित किया था, उसमें 2 डब्बावाला और एक जयपुर की महारानी। तो हम लोग को ये गौर की बात है कि डब्बावालों के लिए इतने मतलब 7 समुद्र के पार बुलाया, और हमारी मतलब इतनी खातिरजामी की। इस टॉपिक के लिए उस टाइम अलाउड किया नहीं था। जो मेरे से पहले जो प्रेसिडेंट थे सोपान काका मरे, जब भी उन्होंने जो वीज़ा है, अभी वीज़ा का हम लोग को मालूम नहीं इतना ज़्यादा करके, हम काम करते जब भी काम करेंगे तो अपना घर चलेगा, वही हिसाब से हम काम कर रहे थे। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो शासन का जो सिस्टम है या जो नियम है, जब भी दिखाया, तो जब भी हम लोगों को हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे उनको दिखाया कि ऐसा ऐसा प्रोसेस ये करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे लोग तैयार हो गए। लेकिन वहाँ पे जब भी अलाउंस में आ सके कि ये टॉपिक के लिए आपको अलाउंस में नहीं मिलेगा, विदाउट टॉपिक के आपको आना पड़ेगा, तभी हमारे जो प्रेसिडेंट थे सोपान काका मरे, उन्होंने ऐसा किया कि
आप हमारे टोपी के लिए अलाउड नहीं करें तो हम लोगों को वहाँ पे आने का नहीं है। उसके बाद 1.5 या 2 घंटे के बाद ये टोपी के लिए अलाउड किया, उसके बाद हमारे लोग वहाँ पे गए। क्या बात है। तो देखिए, टोपी जो गांधी टोपी ये पहनते हैं उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है इनके लिए। कई सिद्धांत और मूल्यों की ये बात कर रहे थे, और उस टोपी के बिना ये जो है 7 समुंदर पार जाने के लिए, किंग चार्ल्स के कोरोनेशन सेरेमनी में जाने के लिए इन्होंने मना कर दिया। तो आप इनकी दृढ़ता देख सकते हैं यहाँ पर कि किन मूल्यों पर जो है ये काम करते हैं। सबा जी, सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब इन्होंने टोपी का जिक्र किया, आप लोग हमेशा जो है वाइट शर्ट में ही नजर आते हैं, वाइट शर्ट में, वाइट कुर्ता में, सफ़ेद रंग, और साथ ही जो टोपी आप लगाते हैं, तो ये एक ही यूनिफॉर्म कहाँ से, किस आइडिया से आपने ये शुरुआत की टोपी पहना, और आज भी यही यूनिफॉर्म है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। अभी आपने जो प्रश्न पूछा है, सब लोग ने आप अपना परिचय उसका सवाल दे दिया है, मगर आपने जो अभी पूछा है टोपी के बारे में, तो टोपी के बारे में मैं कहता हूँ, इससे पहला आपको जो बात करता है कि ये मुंबई टिफ़िन का जो सप्लाई का धंधा जो है, टिफ़िन आने का देने का, वो हमसे हमारा सबका पहला पूर्वज माधवजी बच्चे, ये हमारा संस्था का फाउंडेशन था, और उसका साथ में उस टाइम पे धोंडीबार अम्बा मेद गए, तत्कालीन वो अध्यक्ष था उसका साथ में। जब भी उसने ये चालू किया टिफ़िन का व्यवसाय, वो 1828 में, मतलब अभी 2024 साल चल रहा है, ये 135 साल हो गया ये अपना टिफ़िन के बारे में ये चालू हो गया है। जो 2 लोग ने हमको दिशा दिया, वो दिशा कैसा दे दिया उसने, कैसा रहने का, कैसा ग्राहक के साथ में काम करने का, और ग्राहक को कैसा सेवा देने का, ये वो लोग हमको सब सिखा के गया। उसका बारे में हम लोग सब लोग उस हिसाब से अभी तक चल रहा है। 135 साल हो गया, 135 साल में प्रेसिडेंट आ गया और चला गया, दूसरा आदमी आ गया, 5-5 वर्ष में हमारा टिफ़िन का बॉडी चेंज हो जाता है। उसके हिसाब से उसने जो बताया उस हिसाब से अभी तक चल रहा है। और अभी तक जो आपने बोला यार अभी टोपी का बारे में, तो उसने जो हमको जिस टाइम पे मोबाइल नहीं था, ज़्यादा कुछ नहीं था, टिफ़िन वाला कैसा पहचानेगा, तो उस टाइम पे उसने हमको ये ड्रेस पहनने के लिए बोला कि ये ड्रेस पहनो, ये हम सब लोग वारकरी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, और वारकरी संप्रदाय सा यही ड्रेस रहता है वाइट, और वो ड्रेस का हिसाब से कस्टमर लोग हमारे आदमी को पहचानता है कि ये टोपी जो पहनता है वो लोग क्या करता है, टिफ़िन का काम करता है करके। तो उस हिसाब से कभी अभी मोबाइल हो गया, तो मोबाइल का हिसाब से वो टिफ़िन चालू करने का होएगा, तो हमारे ऑफिस में ये करता है, ऑफिस में फ़ोन करता है, फ़ोन करके बुलाता है, या कोई रास्ते में ऐसा टोपी वाला आदमी मिलेगा तो बोलता है ये डब्बा वाला आदमी करके, तो जानबूझ के उसको बुलाता है, जिसको टिफ़िन चालू करने का है उसको बुला के पूछता है कि आप टिफ़िन वाला है, तो हम बोलता है हाँ हम टिफ़िन वाला है। तो इसलिए बारे में वो एड्रेस दे के अपना नया टिफ़िन चालू करता है। अभी तो दुनिया में पूरा बदल हो गया है, अभी सिस्टम बदल गया है सर, कोडिंग सिस्टम आ गया है। पहले तो हमारे पास कोडिंग सिस्टम नहीं था, हम लोग टिफ़िन उठाता है घर पे, वो टिफ़िन का साइड में कुछ कपड़े का चंदी बांधता था, ये टिफ़िन उधर देने का, वो टिफ़िन उधर देने का, ऐसा। सर देखिए, आपने बहुत ही ज़रूरी बात कही, और मेरा अगला सवाल भी इसी पर होने वाला था, लेकिन उससे पहले जो आपने यूनिफॉर्म के बारे में बताया कि अगर किसी को पहचानना हो कि डब्बा वाला कौन है, हमारे साथ कई डब्बा वाला ऑडियंस में भी मौजूद हैं जो आए हैं इस पूरे पैनल डिस्कशन को बड़े ध्यान से सुन रहे और काफ़ी इमोशनल भी हो चुके हैं, क्योंकि इनके हिस्ट्री से और साथ ही इनका जो इस समय वर्किंग कल्चर है उसको जानने में कहा जाए तो मुंबई स्टाइल में एकदम हट के माना जाता है। अगला सवाल मेरा विनोद शेट्टे जी से रहेगा, जो इस पूरे एसोसिएशन के और ट्रस्ट के एक मेंबर भी हैं। सर आपसे मैं जानना चाहूँगी विनोद जी
कि ये जो पूरा डब्बा वाला एसोसिएशन है, जैसा कि उन्होंने पहले कहा कि यूनिफॉर्म से आप लोग ने शुरुआत की, फिर आप लोग साइकिल पर टिफ़िन पहुंचाने जाते थे, जो आज भी जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी आज काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है, हम सब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो चुके हैं, और ऐसे में डब्बा वाला किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर चुके हैं, और टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ने के बाद आप लोग के इस पूरे रूटीन में क्या कुछ चेंजेस आया हुआ है? जैसा अभी आप बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारा भी कहना यही है कि हमारे में भी बदल होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अभी जैसे मोदी साहब बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया, वैसे हमको भी डिजिटल में उतरना है, हमारी भी ख्वाहिश है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट उल्ला जी मुखिया है, उन्होंने जो हमको जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वो हिसाब से हम लोग कुछ तो बदलाव करना चाहते हैं। जैसा कि अभी हम लोग अभी समझो मोबाइल आ गया, जैसे हमारे वरिष्ठ बोले कि मोबाइल आ गया, मोबाइल की वजह से हमको अभी कोऑर्डिनेशन कस्टमर से करने के लिए बहुत अच्छा होता है, वो एक टेक्नोलॉजी अच्छे से है। उसके बाद हमारे पहला जैसे इन्होंने बोला कि पहले हम लोग धागा बांधते थे, चिंदी बांधते थे, अभी हम लोग कोडिंग सिस्टम कर दिया। अभी 133 साल से हम लोग ये करते आ रहे हैं। अभी हम लोग एक नया ऐप भी लॉन्चिंग करने वाले हैं। श्रीकांत भारती हमारे इसके अंदर मार्गदर्शन हमको कर रहे हैं, जो विधान परिषद के आमदार है। वो अभी राजकीय हम लोग को भाषा बोलने का नहीं है, और वो डब्बा वाले के आमदार करके हमारे से आज जुड़े हुए हैं कि कोई तो एक आदमी है जो हमारा डब्बा वाला का सब चीज़ों विधान परिषद में सरकार दरबारी आमचे सगळ्या गोष्टी एक कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। वो हिसाब से अभी हम लोग एक डिजिटल ऐप निकल रहे हैं। वो हिसाब से स्विगी जोमेटो वाला हमारे पास आए थे कि हमारे साथ काम करो करके, मगर हमने कहा हमारा खुद का ब्रांड है, तुम अभी आए। हम लोग 133 साल से मुंबई में काम कर रहे हैं, उसके वजह से हम लोग उनसे जुड़े नहीं। वो लोग बोल रहे हैं हमारे से काम सब देख रहे हैं कि कैसा करे कैसा नहीं, मगर हमारा सिस्टम उन लोगों को कभी जमेगा भी नहीं। तो बिल्कुल देखिए, आपने डब्बा वालास को सुना जो आज एक ब्रांड बन चुके हैं, यानी स्विगी और जोमेटो जैसे ऐप्स को जो ये कहते हैं कि हम आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे, आप अभी आए हैं, हम पहले से हैं, और जाहिर सी बात है यही चीज़ और यही क्वालिटी इन्हें सबसे अलग बनाती हैं। और आज के समय में 1827 से काम कर रहे हैं, और आज भी जो है इन्हें उसी प्रकार एवरग्रीन तरीके से जो है ये डब्बाज सभी लोगों को 40 से 50 हज़ार मुंबई करोस को ये दर रोज उनका डब्बा पहुंचाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई वुड लाइक यू ऑल टू गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द अमेजिंग आंसर्स एंड द अमेजिंग हिस्ट्री दैट दे हैव बीन होल्डिंग फॉर सो लॉन्ग। एंड सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, आपके इन तमाम मेमोरीज को हमारे साथ शेयर करने के लिए, और इसी प्रकार आप लोग मुंबई की स्पिरिट को आगे भी बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच सर। Absolutely, Sujata. As you said, this was truly a heart-touching conversation. Could I please request our panelists to stay back, and could I also please request Kartiki ji to come up on the stage and deliver a token of appreciation to our panelists. Could we please have a huge round of applause? For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.